नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वर्ड पे मेरा नाम ईशान फौजदार है। आप सब अभी तक जानते ही होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एरिस्टोटल पे पॉलिटिकल साइंस का वीडियो। हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे, जैसा कि आप सबों ने देखा। मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी सॉक्रेटीज़ और जो फाउंडेशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। उसके बाद मैंने प्लेटो पे आपको समझाया कि प्लेटो का पॉलिटिकल थॉट क्या है। आज जो है मैं एरिस्टोटल आपके सामने लेके आया, एरिस्टोटल का पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं। पहले सॉक्रेटीज आए, फिर प्लेटो, फिर एरिस्टोटल तक जो है हम जो है एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मानते हैं। एरिस्टोटल तक एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट होता है। एरिस्टोटल के बाद माकियावेली आएंगे और माकियावेली जो है वो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हो जाए। माकियावेली के बाद से मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो जाएगा वो पूरा का पूरा। माकियावेली आएंगे, उसके बाद हॉब्स, लॉक और रूसो आएंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट। उन पे जब हम आएंगे तब हम उन पे बात करेंगे। अभी के लिए मैं इस लेक्चर में आपको एरिस्टोटल के बारे में बताने वाला हूँ। एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को मैं कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि एरिस्टोटल को समझना ज़रा सा मुश्किल है। इसीलिए एरिस्टोटल के 9 थ्योरीज हैं। 9 थ्योरीज मतलब अगर बैकग्राउंड को हटा ले आप तो भी 9 है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के बाद यहाँ थ्योरी ऑफ जस्टिस भी आएगा। थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो अगर ब्रीफ बैकग्राउंड को हटा भी दे हम तो कम से कुल मिलाकर 9 थ्योरीज हैं। आज मैं ब्रीफ बैकग्राउंड एरिस्टोटल का कवर करूँगा और थ्योरी ऑफ आइडिया जो है, जो एरिस्टोटल, जैसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ थे। प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडिया था, फॉर्म्स और इंटेलिजिबल वर्ल्ड और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ये जो था कि जो दुनिया है वो 2 पार्ट्स में 2 दुनियाएं हैं। एक है इंटेलिजिबल वर्ल्ड और एक है जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। ये था ना प्लेटो का वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। इंटेलिजिबल वर्ल्ड को ही हम वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स भी कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ भी कहते हैं। काफ़ी नाम है इसके। और ये जो है आइडियल दुनिया है, और ये जो है ये वो दुनिया है जो हम देखते हैं, अपने सेंसेस से सेंस करते हैं। मतलब मैं अगर ये पेन देख रहा हूँ तो ये मैं सेंस कर पा रहा हूँ अपने सेंसेस से, विजन, सेंस ऑर्गन्स जो है। लेकिन ये जो पेन है, ये एक्चुअल में पेन इसका आइडियल फॉर्म नहीं है, ये एक डुप्लीकेशन है। पेन का जो आइडियल एक पेन है, जो पेननेस है, जिसके थ्रू ये पेन काम कर रहा है, वो पेननेस जो है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है। और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में ही हमारे पास असली जो आइडिया ऑफ गुड है, जो असली नॉलेज होती है, केव एलिगरी आपको याद आ रहा होगा, वो यहाँ पे है। तो ये मैंने आपको समझाया था, और इसी से प्लेटो का पूरा पॉलिटिकल थॉट इसी बैकग्राउंड पे, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पे बेस्ड है। ठीक है। एरिस्टोटल कौन थे? एरिस्टोटल थे प्लेटो के शिष्य। तो सॉक्रेटिस जो थे वो सॉक्रेटिस मास्टर थे, प्लेटो शिष्य थे। प्लेटो मास्टर है, एरिस्टोटल शिष्य है। तो ये पूरा का पूरा टीचर और स्टूडेंट डाइकोटोमी चल रहा है। और एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल प्लेटो की काफ़ी बातों को खारिज करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, किसी भी अगर हम टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को देखें, तो वो टीचर सबसे ज़्यादा कामयाब माना जाता है जो अपने स्टूडेंट को वैसे टूल्स दे जिसके थ्रू वो स्टूडेंट अपने टीचर के पढ़ाए हुए को काट सके, अपने टीचर के पढ़ाए हुए को खारिज कर सके। इससे बड़ी बात एक टीचर के लिए क्या हो सकती है? इतना ज़्यादा एकेडमिक इंडिपेंडेंस होना, एक स्टूडेंट को ऐसे इक्विप करना कि वो अपनी टीचर के बात को भी काट सके। ऐसा ही रिलेशनशिप हमें दिखता है ये इन तीनों में, सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल में। और ऐसा ही रिलेशन हमें हेगल एक थ्योरिस्ट है जिनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हेगल के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स को जब हम पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को, तो हेगल वहाँ आ जाएंगे। हेगल के ही 2 शिष्य थे, कार्ल मार्क्स और फॉरबैक, FEAIUARUBACH। ये मेरा स्पेलिंग गलत होगा। फ्यूरीबैक, मार्क्स की एक थीसिस और फ्यूरीबैक भी है। तो हेगल के ये 2 शिष्य थे। हेगल थे आइडियलिस्ट, और इन दोनों ने आइडियलिज्म को नकार दिया।
ये दोनों मटीरियलिस्ट निकले। मतलब इन दोनों ने अपने टीचर के पढ़ाया हुआ जो उनके टीचर का जो बेसिक फाउंडेशन था उसे ही खारिज कर दिया। तो ऐसा होना चाहिए एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप, और एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि वो अपने स्टूडेंट को इतना एकेडमिक इंडिपेंडेंस और ऐसे टूल्स दे जिसके थ्रू वो स्टूडेंट अपने टीचर को ही खारिज कर पाए। इतनी एबिलिटी होनी चाहिए एक स्टूडेंट में, ठीक है। तो आज मैं आपको तो मैं थ्योरी ऑफ नॉलेज आपको बता रहा था प्लेटो की, और जिस तरह प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज से प्लेटो का पूरा फाउंडेशन बनता है, उसके ऊपर प्लेटो का पूरा थ्योरी बनता है, उसी तरह एरिस्टोटल का भी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज होगा उसके ऊपर ही एरिस्टोटल का पूरा पॉलिटिकल थॉट जो है वो टिका हुआ है। इसीलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ बैकग्राउंड कवर करूंगा एरिस्टोटल का, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है, और एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ नॉलेज कवर करूंगा, ठीक है। तो एरिस्टोटल का ब्रीफ बैकग्राउंड क्या है, ये एमसीक्यू वाले ज़रा से सवाल हैं जो आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और प्लेटो को क्या बोला जाता है? प्लेटो को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि प्लेटो की बातें ज़्यादा फिलोसफिकल हैं, एरिस्टोटल की बातें ज़्यादा साइंटिफिक हैं, और ये मेजर डिफरेंस है एरिस्टोटल और प्लेटो में। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला क्यों जाता है एरिस्टोटल को? ये एक बहुत लेजिटिमेट सवाल है। ऐसा इन्होंने क्या किया कि इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है? जब हम थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे एरिस्टोटल की, तब वहाँ हमें एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा कि क्यों फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को बोला गया है। ज़रा सा ब्रीफ में आपको मतलब बता दूं तो एरिस्टोटल जो थे उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, और इस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स को क्लासिफाई किया था। उनका एक क्लासिफिकेशन है, और इसी वजह से एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला गया है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को एरिस्टोटल जो है एक पॉलिटिक्स को एक साइंस बनाना चाहते हैं। पॉलिटिक्स को प्रैक्टिकल साइंस, अप्लाइड साइंस बनाना चाह रहे हैं। और एरिस्टोटल के बारे में बहुत मज़ेदार बात यह है कि एरिस्टोटल ने सिर्फ पॉलिटिक्स पे काम नहीं किया। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी पे काम किया, एरिस्टोटल ने एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया, फिजिक्स पे काम किया। एरिस्टोटल का जो एरिया है ना, वर्क स्फीयर है, जो स्फीयर ऑफ स्टडी है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो है गिन चुन के 5 या 10 किताबें बची हैं एरिस्टोटल की। तो आज हम जितना कैटेगराइजेशन देखते हैं, जैसे बायोलॉजी में हम कैटेगराइज करते हैं, फिजिक्स में हम कैटेगराइज करते हैं, ये कैटेगराइजेशन, डिफरेंशिएशन के जितने जो ये तरीका है ना कैटेगराइज करने का, ये एरिस्टोटल से आता है। तो एरिस्टोटल का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस के डेवलपमेंट में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में। इसीलिए भी इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे तब हमको ये ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन ये याद रखिएगा, एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। जी हाँ, ये वही अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं। ये ग्रेट लगाना मुझे पसंद नहीं है, नेहरू जी को भी पसंद नहीं था, लेकिन अलेक्जेंडर ये वही हैं जो जिन्हें आज हमें बताया जाता है कि ये वही इंसान है जिसने पूरी दुनिया जीत ली थी। एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने बस एक दुनिया का एक पार्ट कॉन्कर किया था, पूरी दुनिया नहीं कॉन्कर की थी। पर अलेक्जेंडर के टीचर थे एरिस्टोटल, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि अलेक्जेंडर के टीचर थे तो ये अपना मोस्ट समय मैसेडोनिया में गुजारते थे। मैसेडोनिया में इनका काफ़ी समय गुजरा है, इसीलिए इनका सिटीजनशिप भी मैसेडोनियन माना जाता है। तब के ज़माने में सिटीजनशिप जैसा तो कुछ नहीं था, ये कहना गलत होगा, क्योंकि एरिस्टोटल ही थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देंगे आगे जाके। पर मैसेडोनिया में इनका ज़्यादातर समय गुजरा है, और इनका बहुत एडवेंचरस जीवन रहा है। मैसेडोनिया गए, वहाँ से भगाए गए, कहीं और गए, वहाँ से जान बचा के भागे। काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल था जब इनका समय था। अगर आपको ये कहानियाँ जाननी हो तो मैं फिर से वही किताब रिकमेंड करूँगा, ब्रायन नेल्सन का जो एरिस्टोटल वाला चैप्टर है, ब्रायन नेल्सन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इनमें एरिस्टोटल का जो इंट्रोडक्शन है शुरू में, उसमें ये पूरी कहानियाँ मेंशन्ड है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। द ग्रेट आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। रेसिडेंट ऑफ मैसेडोनिया मैंने आपको बता दिया। और एरिस्टोटल जो थे वो जैसे प्लेटो ने
अकेडमी प्लेटो ने अकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट किया था। अकेडमी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप इसे कह सकते हैं। प्लेटो ने अकेडमी, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम प्लेटो ने जो एस्टैब्लिश किया था उसका नाम अकेडमी था। उसी तरह एरिस्टोटल ने भी एस्टैब्लिश किया था एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ डायलेक्टिक्स वगैरह पढ़ाए जाते थे, उसका नाम था लाइकियम या लाइसियम, दोनों में से जो प्रोनाउंसिएशन आपको सही लगे। तो ये एरिस्टोटल ने एस्टैब्लिश किया था। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं फिलोसफी, ये एमसीक्यू बन के। स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, इस पे हम आगे और बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बुक्स, सारे थिंकर्स की इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी चाहिए। एरिस्टोटल की सबसे फेमस बुक और सबसे इंपॉर्टेंट किताब है पॉलिटिक्स। इसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी चर्चा है। निकोमाकियन एथिक्स और यूडिमेनियन एथिक्स, इन दोनों किताबों में एरिस्टोटल एथिक्स की बात करते हैं। और एथिक्स का क्या मतलब है, एरिस्टोटल के लिए एथिक्स का क्या मतलब है, ये हम आगे देखेंगे अभी। लेकिन ये दोनों किताबें हैं। निकोमाकियन एथिक्स फिर भी थोड़ी सी फेमस है, लेकिन यूडिमेनियन एथिक्स जो है वो बिल्कुल ही फेमस नहीं है। ये एक ऐसा सवाल बन के आ सकती है जो ऑफ द बैट, जो आर्बिट्री लगे आपको, लेकिन ये किताब एरिस्टोटल की है, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ एरिस्टोटल के थियोरी ऑफ नॉलेज फॉर्म आइडियाज, ठीक है। एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के थियोरी ऑफ आइडिया को रीफॉर्मुलेट करते हैं, एक तरह से खारिज करते हैं पूरी तरह से, क्योंकि बिल्कुल दोनों के कंसेप्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैसे, उसको समझने से पहले आप दो शब्द समझिए, दिस वर्ल्डली और दैट वर्ल्डली। दिस वर्ल्डली और दैट वर्ल्डली, ये दोनों शब्द का मतलब क्या है। दिस वर्ल्ड हम बोलते हैं दिस फिनोमेना वाज दिस वर्ल्डली, दिस इवेंट इज दिस वर्ल्डली। दिस वर्ल्डली का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ हुई, ये फिनोमेना है, ये इसी दुनिया की है, पृथ्वी की है। इसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री के नियमों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे हम अपने जो जितना भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च है जो पृथ्वी पे हुआ है, उससे हम इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई मिराकल हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई जो कि इस दुनिया के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अब जब हम इस दुनिया के प्रिंसिपल से उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि ये कुदरत का करिश्मा है या ये भगवान का कुछ किया हुआ है। तो जिन चीज़ों को हम इस दुनिया के लॉज और नियम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते और जिसके लिए हमें मेटाफिजिकल हेल्प लेनी पड़ती है, मतलब कहना पड़ता है कि ये भगवान का किया हुआ है या किसका, अल्लाह का किया हुआ है, तो जो फिनोमेना हमें लगता है कि इस दुनिया का नहीं है, किसी और दुनिया का है, भगवान वाले दुनिया का है, कहीं का भी है, इस दुनिया का नहीं है, तो उन्हें हम दैट वर्ल्डली फिनोमेना कहते हैं। रिलीजन जो होता है, रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस जितने होते हैं वो दैट वर्ल्डली होते हैं। जो और जितने एक्सप्लेनेशंस होते हैं, फिजिक्स के एक्सप्लेनेशंस, केमिस्ट्री के एक्सप्लेनेशंस, वो दिस वर्ल्डली होते हैं। अलौकिक और पारलौकिक ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों आप समझ गए। अब अगर आपने प्लेटो को ढंग से समझा है तो आपको ये पता होगा, ये आप रिलेट कर पाएंगे इससे कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है वो दैट वर्ल्डली है। कैसे दैट वर्ल्डली है? क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि असली जो दुनिया है, जो जहाँ असली नॉलेज है, केव के बाहर वाली दुनिया, वो दुनिया एक दूसरी दुनिया है। ये पृथ्वी पे नहीं है, वो एक आइडियल दुनिया है, कहीं और है, वो बादलों में है, कहीं तो है, जिससे जहाँ एक्चुअली परफेक्ट फॉर्म्स है, आइडियल फॉर्म्स है। उसे ग्रास्प करने की ज़रूरत है। उसे ग्रास्प करने के लिए हमें डायलेक्टिक्स चाहिए, डायलेक्टिक्स में अच्छी पकड़ चाहिए, हमारा सोल रीजन वाला होना चाहिए, तब हम उस दुनिया को ग्रास्प कर पाएंगे। तो प्लेटो का जो एक्सप्लेनेशन है, प्लेटो के लिए जो वर्च्यू है, वो वर्च्यू मतलब क्या हुआ? ये हैप्पीनेस जो है वो दुनिया का एंड है, सबको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस पाने के लिए जो हम करते हैं वो वर्च्यू है। वर्च्यू प्लेटो के लिए वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है।
प्लेटो के लिए जो वर्च्यू है, जो एक्चुअल रीजन है, द आइडिया ऑफ गुड सन, वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है। दैट वर्ल्डली एक्सप्लेनेशन इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अगर कोई पेड़ है, उस पेड़ का जो आइडियल फॉर्म है, ट्री नेस है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में है। और उस आइडियल वर्ल्ड को ग्रास्प करने के लिए जो रीज़न चाहिए वो डायलेक्टिक्स के थ्रू मिलेगा, और वो रीज़न जो एक्चुअल नॉलेज है वो भी उसी दुनिया में है। ठीक है, तो दैट वर्ल्डली एक्सप्लेनेशन है। एरिस्टोटल जो है वो आके ये कहते हैं कि ये गलत बात है, उस दुनिया में कुछ नहीं है, उस दुनिया में कोई इमेजिनरी दुनिया नहीं है, कोई वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स नहीं है, जो है, यही दुनिया है, और इसी दुनिया में सब कुछ है। लेकिन इसी दुनिया में सब कुछ है तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे फॉर्म्स वाला आइडिया की, मतलब बीइंग बिकमिंग वाला डिबेट कहाँ जाएगा फिर? तो अगर यही दुनिया है तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया मटीरियलिस्टिक है, ये दुनिया आइडियल है, ये चेंज हो रही है, ये नहीं हो रही है, इसका क्या, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? एरिस्टोटल का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है, समझिए इसे। मान लीजिए ये मैटर है, अगर ये मैटर है ना तो इसके अंदर फॉर्म है। मैटर के अंदर फॉर्म है, अंदर एज इन लिटरली अंदर नहीं है, मैटर में इन्नेट है। फॉर्म जो है वो मैटर में इन्नेट है, और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो ग्रो करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जो ह्यूमन जाइगोट होता है, जो नवजात बच्चा होता है, जो माँ के पेट में होता है, जो जाइगोट एक स्टेज के बाद जिसे हम जाइगोट कहते हैं, उस जाइगोट के अंदर जो है ह्यूमन एसेंस उसके अंदर पहले से है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ मटेरियल अंदर नहीं है, एक ह्यूमन एसेंस है, ह्यूमननेस है, वो जाइगोट के अंदर पहले से है, इसीलिए जो जाइगोट है वो इंसान बनता है। ह्यूमननेस है इसीलिए वो ह्यूमन बनता है। प्लेटो का एक्सप्लेनेशन क्या था कि जो ह्यूमननेस है वो किसी और दुनिया में है, उस दुनिया में उस ह्यूमननेस को ग्रास्प करने के लिए उस दुनिया हमें डायलेक्टिक्स में ट्रेनिंग करनी होगी, रीज़न चाहिए, सूरज चाहिए, ये सब, मतलब सूरज एज इन के वैलिगरी। प्लेटो का एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मैटर है उसके अंदर ही फॉर्म है उसका, और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो मैटर डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पे। एरिस्टोटल जो है वो रिफॉर्मुलेट कर रहे हैं प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को, और एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस को प्रैक्टिकल साइंस बना रहे हैं। प्रैक्टिकल साइंस कैसे बना रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। तो एरिस्टोटल के लिए फॉर्म इन्नेट है, और मैटर जो है वो डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, ये मैंने बता दिया। और फॉर्म इज एन एंड। फॉर्म इज एन एंड का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है मीन्स और एंड्स का। एंड्स एंड मीन्स, ये एंड्स और मीन्स वाला क्या है, ये सिस्टम क्या है? ये फिलॉसफी में काफ़ी आएगा, मार्क्स में आएगा। एंड जस्टिफाई मीन्स, आपने एक स्टेटमेंट है सुना होगा, या मीन्स जस्टिफाई एंड, ये है। एंड का मतलब पॉलिटिकल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि द एंड ऑफ माई लाइफ इज़ टू बिकम हैप्पी, इज़ टू अटेन हैप्पीनेस, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जीवन का जो पर्पस है, मेरा जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है खुश होना। तो ये जो अंतिम एंड, इसी को जो फाइनल पर्पस है उसे हम एंड कहते हैं। उस फाइनल पर्पस तक पहुंचने के लिए जो हमें चाहिए, जो हम करते हैं, उसे हम मीन्स कहते हैं। यानी अगर हैप्पीनेस हमारा फाइनल पर्पस है तो हैप्पीनेस हमारा एंड हो गया, और हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए जो मीन्स हम अपनाते हैं उस मीन्स को हम वर्च्यू कहते हैं। ये है एंड और मीन्स। मैं जब भी ऐसे यूज़ करूँगा तो इसे ऐसे समझिएगा, एंड जो है वो पर्पस है, मीन्स जो है वो पर्पस तक पहुँचने का तरीका है। इसमें काफ़ी स्कूल्स आ जाते हैं जो मटेरियलिस्ट, और ये स्कूल्स होते हैं जो मटेरियलिस्ट स्कूल्स होते हैं बेसिकली, वो कहते हैं कि द एंड जस्टिफाई द मीन्स। एंड जस्टिफाई द मीन्स, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा पर्पस अच्छा है, अगर हमारा पर्पस नोबल है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं। मतलब
अगर हमें ये आपको आज आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन गई है, पॉपुलस कंट्री बन गई है दुनिया में, हम चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं। तो मान लेते हैं कि एक भारत का पर्पस है कि पॉपुलेशन कम करनी है, ये एंड है, ये नोबल एंड है, पॉपुलेशन कम करना सही है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कंपटीशन कम हो। लेकिन अगर ये एंड है हमारा पॉपुलेशन कम करने का, और हम अगर कोई पागल सा डिक्टेटर आ गया भारत में और वो कहे कि इसे अचीव करने के लिए हम 2-3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं जैसे संजय गांधी ने किया था, और क्योंकि हमारा जो एंड है वो नोबल है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या मीन्स यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी करें, एंड जस्टिफाई द मीन्स। ठीक है, ये एक स्कूल है। लेकिन दूसरा स्कूल जो है एंड जस्टिफाई द मीन्स, माकियावेली जो है वो बोलते हैं एंड जस्टिफाई द मीन्स। काफ़ी फिलोसोफर्स हैं जो एंड जस्टिफाई द मीन्स कहते हैं। हिटलर फिलोसोफर नहीं थे, लेकिन उसका भी कहना था कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। तो एक स्कूल ये है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म गांधी से आता है, गांधीयन स्कूल, कांटियन स्कूल। ये जो है ये कहते हैं कि द मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज द एंड्स, मतलब जो रास्ता हम चुनते हैं वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा एंड है। इसीलिए इमानुएल कांट, गांधी ये कहते हैं कि आपका जो गोल है वो कितना भी नोबल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप गलत रास्ता ले रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो कांट पे हम आएंगे थोड़ी देर में नहीं, आज नहीं। कांट, क्योंकि कांट का भी क्रिटिसिज्म आएगा एक यहाँ पे। प्लेटो का जो जस्टिस है उसे कांट क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, इमानुएल कांट काफ़ी प्रसिद्ध फिलोसोफर हैं। इमानुएल कांट ये पहले सिलेबस में हुआ करते थे, मतलब अभी भी सिलेबस में है बैचलर्स के, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में नहीं है। लेकिन जानने में क्या दिक्कत है? इमानुएल कांट का इनकी सबसे फेमस बुक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है पढ़ने को, मैंने कोशिश भी की थी इसे पढ़ने की। तो अब आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ आएगा। फॉर्म इज एन एंड, ह्यूमन फीटस हैज ह्यूमननेस विद इन इट, हेंस इट डेवलप्स एंड बिकम्स अ ह्यूमन। मतलब ये जो मैटर और ये वाला जो मैंने आपको समझाया, मैटर जो है ये मैटर है, ये जो फॉर्म है ना, ये मैटर का एंड है, मैटर का ये पर्पस है, इसके अकॉर्डिंग मैटर डेवलप करेगा। सो द फॉर्म इज द एंड एंड द मैटर डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। मतलब अगर ट्री के अंदर वो पेड़ इसीलिए बन रहा है क्योंकि उसके अंदर ट्रीनेस है, तो ट्रीनेस उसका एंड हो गया ना, उसका एंड क्या हो गया? वो पेड़ बनना। तो ये, और एक ज़रा सी टेक्निकलिटी यहाँ पे समझ लीजिए, क्वेश्चन के लिए है। मैटर बीइंग और बिकमिंग वाला डिबेट जो है ऐसे हल होता है यहाँ पे, बीइंग बिकमिंग, ये सेंटेंस है, मैटर इज बिकमिंग अकॉर्डिंग टू इट्स बीइंग। ये जो फॉर्म है ये मैटर का बीइंग है, ये चेंज नहीं होता है। मैटर जो है वो चेंज होता है, मैटर जो है वो चेंज होता है, ये बिकम करता है, ये बिकम होता है इसके अकॉर्डिंग। तो मैटर जो है वो चेंज हो रहा है, बिकम हो रहा है अकॉर्डिंग टू जो उसके अंदर पहले से है उसका बीइंग। इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इट्स बीइंग। तो ऐसे जो है बीइंग और बिकमिंग वाला जो डिबेट है वो रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं एरिस्टोटल। हाँ, ये जो बिकमिंग वाला प्रोसेस है इसे हम पोटेंशियलिटी कहते हैं, मतलब जो बिकम हो रहा है उसे पोटेंशियलिटी कहते हैं। उसके अंदर जो फॉर्म है, बीइंग है, उसे हम उस मैटर की एक्चुअलिटी कहते हैं। मतलब जो फॉर्म जो है उसके अंदर ट्रीनेस है, उसे हम उसकी एक्चुअलिटी कहते हैं। एक्चुअलिटी मतलब वो बनेगा एक्चुअल में, और जो बनने का प्रोसेस है उसे हम पोटेंशियलिटी कहते हैं। पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी, ये आता है एरिस्टोटल में, ये समझ के रखिए। ठीक है, अब एरिस्टोटल इसके थ्रू जो है वो ये प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है, अभी आगे आते हैं, इस पे बताते हैं। ये याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस को प्रैक्टिकल बना रहे हैं एरिस्टोटल, कैसे बना रहे हैं हम अभी आ रहे हैं उस पर। तो अगर एक मैटर जो है वो अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्म डेवलप कर रहा है, तो एरिस्टोटल का ये कहना है कि जितना भी साइंस का स्टडी होना चाहिए, जितना भी मैटर का स्टडी होना चाहिए, वो उसके फॉर्म को सेंटर में रख के होना चाहिए। जो मैटर का एंड है, जो वो बनने वाला है, उसे सेंटर में रख कर हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए।
और द स्टडी इन विच द एंड is kept in the center, at the center, is called teleological study. teleological को अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे टेलॉस आएगा। टेलॉस का मतलब होता है एंड, फाइनल पर्पस। teleological का मतलब है the study which concerns or which keeps at the center, which keeps in mind the end of the being। ठीक है, एंड को सामने रख कर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम टीलियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। जब हम मीन्स को, जब हम जो, ये तो एंड वाली बात हो गई, एंड को हम सामने रख रहे हैं, जब हम मीन्स को जो पूरा प्रोसेस है उसे हम सेंटर में रख के पढ़ाई करते हैं तो उससे कहते हैं डिओंटोलॉजिकल स्टडी। डिओंटोलॉजिकल, इसीलिए इमानुएल कांट का जो स्टडी है वो डिओंटोलॉजिकल है। माकियावेली बात करेंगे टीलियोलॉजिकल, एरिस्टोटल बात करेंगे टीलियोलॉजिकल। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए तो एरिस्टोटल का क्या कहना है, सिंपल से कहना है कि अगर फॉर्म जो है वो मैटर के अंदर है और फॉर्म ही मैटर का एंड है तो मैटर के एंड को सेंटर में रख के बात करनी चाहिए। तो वही टीलियोलॉजिकल स्टडी यही कह रहे हैं एरिस्टोटल की, जो कम्युनिटी का टीलियोलॉजिकल स्टडी होता है उसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जो इंडिविजुअल का टीलियोलॉजिकल स्टडी होता है उसे हम एथिक्स कहते हैं। और क्योंकि एक इंडिविजुअल का स्टडी एक कम्युनिटी के अंदर ही आ जाता है, इसीलिए जो एथिक्स का स्टडी है, एथिक्स का जो ब्रांच है वो पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही आ जाता है। जब हम प्योर फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, प्योर फिलॉसफी में काफ़ी ब्रांचेस होते हैं। एथिक्स होता है, मेटाफिजिक्स होता है, लॉजिक होता है, तो काफ़ी ब्रांचेस होते हैं फिलॉसफी के। काफ़ी नहीं, कुछ 5-6 हैं, मुझे ढंग से नहीं पता, याद नहीं है अभी, पर फिलॉसफी के ऐसे ब्रांचेस होते हैं। तो एथिक्स भी एक ब्रांच है और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो एथिक्स है वो पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और एक इसका जस्टिफिकेशन ये है कि जो एंड जो है, जो एक जिंदगी का एंड होता है, एक इंसान के जिंदगी का एंड क्या होना चाहिए? गुड लाइफ, गुड लाइफ। एक इंसान की जिंदगी का एंड है गुड लाइफ। उस गुड लाइफ को आप अचीव करने के, उस गुड लाइफ का मतलब क्या है? हैप्पीनेस। उस पर हम आएंगे, लेकिन एक इंसान की जिंदगी का पर्पस है गुड लाइफ। काफी इंसानों की जिंदगी का पर्पस भी है गुड लाइफ। तो काफी इंसान हो गए, कम्युनिटी एक इंसान हो गया, ये तो दोनों स्टडीज हैं, इनका जो एंड गोल है वो सेम ही है, गुड का स्टडी करना, जो फाइनल गुड है उसका स्टडी करना। क्योंकि ये टेलियोलॉजिकल स्टडी की बात कर रहे हैं हम, डिओंटोलॉजिकल स्टडी की अगर हम बात करेंगे कि कैसे वहां तक पहुंचना है तो शायद डिफर हो जाए, लेकिन क्योंकि हम टेलियोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि एक इंसान का गुड और काफी इंसानों का गुड तो सेम है, एक ही एंड है, तो इसीलिए भी एथिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। स्टडी ऑफ एथिक्स हेंस इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन प्लेटो और एरिस्टोटल व्यू का एथिक्स, तो ये ऐसे समझिए। अब यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात आएगी जो मैंने आपको शुरू में समझाया था। एथिक्स क्या है? एथिक्स का मतलब है एक इंसान के लिए जो गुड है वो, तो एथिक्स की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम प्लेटो और एरिस्टोटल को कंपेयर कर रहे हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल। प्लेटो के लिए पहले तो ये हो गया कि गुड की बात कर रहे हैं हम, फाइनल गुड की। फाइनल गुड जिंदगी का क्या होता है? मैंने आपको बताया था जिंदगी का एंड जो है वो ग्रीक फिलोसोफर्स ने डिफाइन कर लिया था, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। फाइनल गुड है हैप्पीनेस प्लेटो के अकॉर्डिंग कैसे अचीव करेंगे हम? रीजन। ये रीजन जो है ये वर्च्यू है, और ये रीजन कहाँ पे है? ये आइडियल दुनिया में है, उस दुनिया में, दैट वर्ल्डली। ये रीजन जो है वो दैट वर्ल्डली है, इस दुनिया का नहीं है। ये केव के बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर उस दुनिया में जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा कुछ। एरिस्टोटल के लिए यहां तक ये तो गुड है, ये सेम है, ये भी सेम है। इस एरिस्टोटल भी कहेंगे हैप्पीनेस ही चाहिए एंड में, लेकिन एरिस्टोटल के लिए जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ रीजन नहीं है, वो है रीजन्ड
एक्शन। और वो रीजन्ड एक्शन आपको कहाँ मिलेगा? वो रीजन, क्योंकि रीजन्ड एक्शन का मतलब क्या हो गया, रीजन भी चाहिए लेकिन साथ साथ उस रीजन को हमको प्रैक्टिस भी करना है। समझ, वो रीजन इस दुनिया में प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीजन भी इस दुनिया की है और प्रैक्टिस भी हमें इसी दुनिया में करनी है। इसीलिए ये दिस वर्ल्डली है। और ये दिस वर्ल्डली इसीलिए भी है क्योंकि जो एरिस्टोटल का रीजन है, जो एरिस्टोटल के लिए एसेंस है, बीइंग है, वो हमारे अंदर है। अगर वो पेड़ का एसेंस पेड़ के अंदर है, पेड़ के कहीं बाहर नहीं है। हमारा एसेंस हमारे अंदर है, हमारा रीजन हमारे अंदर है। बाहर से कहीं नहीं जाना है हमें, उस दुनिया में नहीं जाना, उस दुनिया को समझना ही नहीं है। वो दुनिया है ही नहीं, जो है यही है, इसी दुनिया में है हम, इसी दुनिया को समझना है। इसी दुनिया में जो रीजन को हम प्रैक्टिस करेंगे वो है रीजन्ड एक्शन। और वही जो है वो फाइनल वर्च्यू है एरिस्टोटल के लिए। रीजन्ड एक्शन इज द फाइनल वर्च्यू। इसी के थ्रू जिंदगी में हैप्पीनेस मिलेगी और कुछ नहीं है। ठीक है, रीजन्ड एक्शन। मैं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिस्टोटल अपना थ्योरी ऑफ नॉलेज के थ्रू कैसे इसको बिल्ड कर रहे हैं। सब इसी दुनिया का है, बाहर कुछ नहीं है। फॉर्म भी हमारे अंदर है, हमें रीजन भी हमारे अंदर है और हमें उसे प्रैक्टिस करना है इसी दुनिया में। ठीक है, और क्योंकि हम रीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी दुनिया में, सब कुछ इसी दुनिया का है, सारा एक्सप्लेनेशन इसी दुनिया का है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में एक प्रैक्टिकलिटी आ जाती है एरिस्टोटल के थ्रू। एरिस्टोटल कहते हैं कि जो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस इज अ हैबिट। ये जो आपने सुना होगा ना, एक्सीलेंस जो है वो हैबिट है। ये एक्सीलेंस किसी और दुनिया में नहीं मिलेगा, हमारे अंदर है। हम जितना उसे प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम रीजन्ड एक्शन लेंगे, जितना एक्शन करके प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा वो होगा। तो प्रैक्टिकल साइंस हो जाती है पॉलिटिकल साइंस। इसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस दुनिया में, और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को प्रैक्टिकल साइंस ऐसे एरिस्टोटल बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो एरिस्टोटल की व्हाट इज द एंड ऑफ लाइफ? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस थ्रू रीजन्ड एक्शन। ठीक है, वर्च्यू जो है वो लर्न किया जाता है। वर्च्यू एरिस्टोटल, प्लेटो के लिए वर्च्यू जो है वो हमको ग्रास्प करना पड़ेगा। एरिस्टोटल के लिए वर्च्यू रीजन एक्शन है, हमें वर्च्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। वर्च्यू हम ग्रास्प वगैरह कुछ नहीं कर सकते, जितना प्रैक्टिस होगा उतना काम अच्छा होगा। फाइनली वर्च्यू जो है, वर्च्यू का एक मतलब हो गया रीजन प्लस एक्शन। और एक और चीज जो एरिस्टोटल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्च्यू कहते हैं एरिस्टोटल इज ऑल्सो अ मीन। और यहां पे एक शब्द है, एक फ्रेज है, गोल्डन मीन। एरिस्टोटल हमेशा कहेंगे कि वर्च्यू इज अ गोल्डन मीन। वर्च्यू जो है वो बीच का रास्ता, मीन एक मैथमेटिकल टर्म है। एरिस्टोटल ने मैथमेटिक्स पे भी, स्टैटिस्टिक्स पे भी काम किया है काफ़ी। मीन का मतलब क्या हो गया? एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो है, अगर 1 2 3 4 5 6, इसका मीन क्या होगा? बीच का 7। यहाँ तो इसका मीन क्या होगा? ये, क्योंकि इधर 3 इधर 3। मीन क्या होता है? मीन बीच का रास्ता होता है। ठीक है, बीच का रास्ता जो होता है एक स्पेक्ट्रम में, उसे हम मीन कहते हैं। और जो मीन होता है एरिस्टोटल के लिए, वो जो वर्च्यू होगा वो हमेशा मीन में होगा, एक्सट्रीम्स में बिल्कुल नहीं होगा। जब मैं जितना आगे मैं बताऊंगा उतना आपको और समझ में आएगा। जैसे जो करेज है वो एक वर्च्यू है। करेज जो है वो लाई करती है 2 एक्सट्रीम्स के बीच में। एक तरफ है कावर्डाइज और एक तरफ है फूलिशनेस। अगर आपके सामने एक शेर आ जाए और आप बिल्कुल ही बुद्धू हैं, आप जो है वो, आप बिल्कुल ही बुद्धू हैं, आप वही खड़े रह गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। सामने आपकी गाड़ी पड़ी है, वो चल रही है, आपके दोस्त आपको बोल रहे कूद जाओ, यहाँ आ जाओ, लेकिन आपके पास रीजन ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। शेर का खाना आप बन जाइएगा। वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा कावर्ड हैं, डरपोक हैं, तो आप भागने की कोशिश करेंगे, आप पेड़ पे चढ़े जाएंगे। आप इतने डरपोक हैं कि आप जो है पेड़ के पीछे छुप जाएंगे। शेर तो फिर भी आपको खा ही जाएगा। अगर आप पेड़ के ऊपर भी चढ़े गए फिर भी शेर आपको खा ही जाएगा।
तो दोनों एक्सट्रीम्स में आपकी जान जाएगी। आपकी जान तब नहीं जाएगी जब आपके पास इनफ अमाउंट में, जब आप कावर्डाइज और फुलिशनेस के बीच पे आएंगे, आप में थोड़ा रीजन होगा और आप में थोड़ा सा करेज होगा। आप इतने बुद्धू भी नहीं होंगे, आप इतने डरपोक भी नहीं हैं, तब बीच में जो पॉइंट आएगा उसे हम कहेंगे करेज। ठीक है, करेज जो है, अगर आप बिना मतलब के, अगर आप बुद्धू हैं और बिना मतलब के आप तेज बन रहे हैं कि हाँ आ जाए शेर, आ जाए देख लेंगे क्या होगा, वो करेज नहीं है, वो तो पागलपन है, वो तो फूलिशनेस है। तो आप खाना बनिएगा ही शेर का, क्योंकि वो करेज जो है वो बीच का रास्ता होता है, और बीच का रास्ता हमेशा एरिस्टोटल के लिए गोल्डन मीन होगा। तो ये है एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ आइडियाज, और इस पे जो है एरिस्टोटल अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट बिल्ड करेंगे। सिटीजनशिप आएगा, इसी में सिटीजनशिप, इसी में स्लेवरी भी आएगा। तो वो सारी जो बातें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो के लिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर से आप जो एग्ज़ामवट पीजी चैनल है, एग्ज़ामवट पीजी, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी पीजी सीयूईटी की जितनी वीडियोस हैं वो एग्ज़ामवट पीजी चैनल पे आएंगी, उसे आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको समझ आया होगा। सवाल है तो ज़रूर पूछिए, हम कमेंट ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी।